नमस्कार, आप देख रहे हैं एबिस24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां तेज बारिश से इमारत का आधा हिस्सा ढह गया। मलबे में युवक जो दब गया है उसे निकालने की कोशिश जारी है जेसीबी की मदद से। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बस स्टैंड के सामने यह हादसा हुआ है। तस्वीर देख रहे हैं आप रायपुर से, जहां पर तेज बारिश से इमारत का आधा हिस्सा ढह गया। मलबे में दबे युवक को निकालने की कोशिश जारी है। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू जारी है। बस स्टैंड के सामने यह हादसा हुआ है। राजधानी रायपुर में शाम की बारिश के बाद बस स्टैंड के सामने की ये बिल्डिंग गिर गई है। उसका एक हिस्सा धराशायी हो गया है और उसके बाद इस गिरी हुई बिल्डिंग के मलबे में एक व्यक्ति दबा हुआ है। ये दबे होने की बात आ रही है सामने। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जो दिख रहे हैं उसको, वहाँ पे एक व्यक्ति दबा हुआ है वो और उनको बचाने का काम जारी है। करीब 40-45 मिनट से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी मलबे में एक व्यक्ति के दबे होने की बात है। मौके पर पुलिस टीम, एम्बुलेंस सब लोग पहुंची है, लेकिन जेसीबी को कॉल किया गया था, अब तक जेसीबी नहीं आई है। और जो राहत जो टीम है उसको भी बुलाने की बात हो रही है। मौके पे पुलिस है, हम उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग के दबे होने की खबर है सर? अरे एक जन दबा हुआ है। अभी ये कि हवा चली, पानी आया तो क्या बिल्डिंग बहुत जर्जर था, तो उसका छज्जा जो पोर्शन था वो गिर चुका है। तो आदमी एक फंसा हुआ है अंदर, जो मोबाइल में काम करता है, मोबाइल दुकान में काम करता है, उसका वर्कर है। अच्छा, बहुत टाइम हो गया जेसीबी के लिए कॉल किया, लेकिन कोई जेसीबी आया नहीं। ये स्थिति है राजधानी की। हाँ। मोबाइल दुकान में जो काम करने वाले एक व्यक्ति है वो उस मलबे में दबे हुए हैं और उनको बचाने की कोशिश जारी है। ये देखिए एम्बुलेंस की टीम आकर के खड़ी है यहाँ पे, ताकि जो घायल है उनको अगर निकाला जाता है जल्दी से तो फिर उनको जल्दी से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC24 रायपुर। राजेश राज हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े। राजेश, इस वक्त के ताजा अपडेट बताएं। बिल्कुल राहुल, अभी घटनास्थल पे मौजूद हैं हम और आपको अपडेट बता दें कि थोड़ी देर पहले अभी जो युवक इसमें फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और उनको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अभी भी पीछे तस्वीर देखिए, जो छज्जी ढही थी, अभी भी उनको जो जेसीबी की टीम यहाँ पे मौजूद है और जो लटकते हुए हिस्से थे उनको तोड़ा जा रहा है ताकि फिर से कोई दुर्घटना हो ना हो। बहुत जर्जर हालत में ये दुकानें हैं जिसमें कई सारी शॉप्स चल रही थी और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि शाम के समय बारिश थम गई थी लगभग, उसमें एक व्यक्ति काम कर रहे थे और उसी समय ये गिरा। जो स्थानीय पार्षद हैं वो भी मौजूद थे, इन्होंने भी रेस्क्यू किया, उसमें शामिल थे। इतना जर्जर हालत में रहता है। बहुत थोड़ी सी बारिश थी, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, फिर भी ये हालात हैं। तो क्या ऐसे रिस्क नहीं है ऐसी बिल्डिंग है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालांकि ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पुरानी बिल्डिंग नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ओवरलोड एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में व्यापारी ने ओवरलोड सीलिंग के ऊपर ओवरलोड बोर्ड लगा दिया, जिसके कारण हवा के कारण वो बैलेंस बिगड़ा और सज्जे को लेके वो सीधा नीचे गिर गया। और बोर्ड अच्छा हुआ, बोर्ड के ऊपर मलमा गिरा ताकि मलमा उसको लड़के को डायरेक्ट नहीं गिरा। तो कैसी हालत है अभी उसकी? नहीं, अभी उसकी हालत ठीक है। अभी उसका MRI वगैरह होगा। उसके पैर में कुछ गंभीर चोटें आई हैं। अभी थोड़ी देर में 15-20 मिनट, अभी चूंकि 15 मिनट पहले उसको निकाल के तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। 10-15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। ईश्वर की दया से हम सब लोगों ने मिलकर उसको और पूरी नगर निगम की टीम ने मिलकर उसको सकुशल सुरक्षित उसको बाहर निकाल लिया। अभी जो ऐसी बिल्डिंग है, अभी क्या कार्रवाई होगी? नगर निगम क्या कुछ कर रही है? नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी। बिल्डिंग को तुरंत डिसमेंटल किया जाएगा, जितनी कार्रवाई करनी चाहिए, और व्यापारी के ऊपर और जो एडवर्टाइजमेंट वाला है उनके ऊपर भी फाइन लगाया जाएगा। जी, तो बिल्कुल ये बात की बात है राहुल, जब ये कार्रवाई होगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि बहुत भारी बारिश नहीं थी, रात भर की या दिन भर की बारिश, लेकिन उसमें भी ऐसे हालात हुए और बिल्डिंग गिरती है, उसमें जान जाते जाते बची। लेकिन इस तरह की कई और बिल्डिंगें भी है रायपुर में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए नगर निगम को, क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसी अनहोनी और ना हो, उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल राजेश, जब इस तरह के हादसे होते हैं और इस तरह की बातें सामने आती है और जो पुरानी बिल्डिंग है जो जर्जर हो चुकी है उसे तोड़ने की बातें भी सामने आती है, लेकिन आज तक इस तरह की बिल्डिंग्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अपने आप में बड़ा सवाल है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।
बढ़ते आगे वैक्सीनेशन और महंगाई के मुद्दे पर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हल्ला बोला। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया भी शामिल थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन और महंगाई को लेकर विफल साबित हुई है। हमने अपने ज्ञापन में यूनिवर्सल मुफ्त टीकाकरण की मांग की है। वहीं वैक्सीन के अलग अलग रेट होने से राज्यों में काफी नुकसान हो रहा है। मोदी सरकार कोरोना से लड़ाई में पल्ला झाड़ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप पड़ रही है। महामहिम राज्यपाल महोदया को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है देश के नागरिकों को हर दिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन और यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाए। केंद्र में एक नीति बननी चाहिए। केंद्र सरकार को जैसे संघ हमारा देश का उस तरीके से अपनी व्यवहार करना चाहिए और राज्यों के लिए भी वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए ऑर्डर करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। हमें वैक्सीन चाहिए और केंद्र सरकार इसमें मदद क्यों नहीं कर रही है, इसलिए आज हम लोगों ने ज्ञापन महामहिम के माध्यम से दिया है। ये अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना और इसी प्रकार की राजनीति कांग्रेस करते आ रही है और आज भी अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये इसी प्रकार की राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के मुद्दे पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार को 5 साल का जनादेश मिला है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार 5 साल तक काम करेगी। छत्तीसगढ़ में विकास का चेहरा और किसानों मजदूरों की मदद का चेहरा सीएम भूपेश बघेल है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार 5 साल तो चलेगी, आने वाले कई वर्षों तक प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चलेगी। वहीं इस मसले पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने किसी फार्मूले से इनकार तो नहीं किया, लेकिन कहा कि छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसी स्थिति नहीं है। हाईकमान के निर्णय के हिसाब से सभी साथ काम कर रहे हैं और आला कमान के मार्गदर्शन पर मिलकर काम करते रहेंगे। 2.5 साल के मामले में रविंद्र चौबे का बयान और टीएस सिंहदेव के जवाब पर भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दोनों में आपस में तुलना करके पता लगा लेना चाहिए कि कौन सही बोल रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता तंज को सही मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसी सही बात कह रहा है तो उसे तंज मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 5 साल के लिए 70 की बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है। हम पूरी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा 5 साल करेंगे और आने वाले समय में भी अपनी योजनाओं को लेकर के मतदाताओं के पास जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पुनः भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा। केंद्र सरकार हमारी हाईकमांड के निर्णय के हिसाब से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं और उनके मार्गनिर्देशन में साथ में काम करते रहेंगे। टीएस सिंहदेव जी का जवाब और रविंद्र चौबे जी का बयान, इन दोनों की आपस में तुलना कर लें कि कौन सही है और कौन सही बोल रहा है और कौन क्या बोल रहा है। ये हमारी आंखों के सामने एक तरफ तो टॉन्ट को वो सही मानते हैं और जो दूसरी तरफ जो सही बात कह रहे हैं उसको वो टॉन्ट मान रहे हैं। सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2.5 साल हो गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके साथ में विधायकों के साथ में उनकी बैठकें भी होनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी की सक्रियता को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आलाकमान को खुश करने के लिए केटीएस तुलसी को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा, लेकिन केटीएस तुलसी का छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। नेताम ने यह भी कहा कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के हितों पर कोई भी सवाल केटीएस तुलसी नहीं पूछते। रायपुर के बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कोरोना काल में केटीएस तुलसी कहीं दिखाई नहीं दिए। तुलसी को छत्तीसगढ़ में रहना चाहिए था और जनता की सेवा में भागीदारी करना चाहिए थी।
वहीं बीजेपी सांसदों के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों से ज्यादा कांग्रेस के सांसद हर स्तर पर सक्रिय हैं। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों पर कुठाराघात कर रही है, लेकिन बीजेपी सांसद कुछ नहीं बोलते। इस कोविड कालखंड कठिन समय के अंदर में जब छत्तीसगढ़ से आप बने हो तो आपको यहाँ पर रहना चाहिए था और रहकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में कहीं न कहीं आपको भागीदार बनना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यसभा सदस्य और 9 लोकसभा सदस्य यहाँ के कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है? छत्तीसगढ़ के हितों पे केंद्र सरकार लगातार कुठाराघात कर रही है। इन्होंने क्यों कुछ अपना मुंह नहीं खोला है? मैं समझता हूं कि उनके सांसदों की जो सक्रियता है उससे ज्यादा कांग्रेस के सांसदों की हमेशा से भूमिका रही है छत्तीसगढ़ के विकास में। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के महंगाई को देकर दिए गए बयान में वो घिरते नजर आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब कांग्रेस भी इस मामले में लगातार हमलावर है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि बृजमोहन जी ने फ्रस्ट्रेशन में यह बयान दिया है। सारा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है, रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमत से परेशान है। बृजमोहन जी की सलाह मानेंगे तो किसान को खेती करना ही छोड़ना पड़ेगा, और किसान खेती करना छोड़ देंगे तो इन कुबेर पुत्रों को कहां से अन्न जल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है और इन्हें गरीबों और आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ अपने बयान पर सफाई देते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य था कि अगर कांग्रेस को महंगाई आपदा लगती है तो उन्हें उपवास रखना चाहिए। डीजल पेट्रोल महंगा लगता है तो उन्हें गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए। उन्हें तंज के रूप में उन्होंने ये बात कही थी जिसे कांग्रेस मुद्दा बना रही है। अब बृजमोहन जी की सलाह मानेंगे तो कोई किसान खेती ना करें, और किसान अगर खेती नहीं करेगा तो हमें कांग्रेसियों को अन्न जल त्यागने की सलाह देते हैं। फिर ये कुबेर पुत्र कहां से अन्न और जल पाएंगे? और बृजमोहन जी के इस बयान ने लगभग ये साबित कर दिया कि गरीबों के और आम जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को महंगाई आपदा लगती है तो उनको उपवास करना चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है, विपक्ष का रोल वो भूल गई है, तो इसलिए अब नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय खनन और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम भूपेश बघेल के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने केंद्र के निर्देश पर तुरंत पहल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार खनिज ब्लॉक्स का आवंटन नीलामी के माध्यम से करेगी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में लौह अयस्क और चूना पत्थर के 16 नए ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर में नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए औद्योगिकीकरण एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने जरूरी पहल का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने डीएमएफ में जिले के प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाए रखने का भी अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने विचार का आश्वासन दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच लाइव डिबेट के दौरान हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत आईटी एक्ट के तहत रजिस्टर की गई है। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ की महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं ने सिविल लाइन थाने में भी इस मामले में लिखित शिकायत दी है। इस पर महिला आयोग ने कहा है कि हमें शिकायत मिली है और नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। क्या उनको ये तमीज नहीं है कि एक औरत के साथ किस तरह से बात किया जाता है? पढ़े लिखे होकर कम से कम अपने कल्चर को तो बताएं कि किस कल्चर से किस कल्चर को बिलोंग करते हैं। एक लिमिट समझ में आना चाहिए कि एक लेडी के साथ किस तरह से बात करें। इसी की शिकायत हमने मैडम से की है महिला आयोग में। आईटी एक्ट की धाराओं के तहत भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रकरण लिखित चूँकि हमारे पास आया है और ऐसे मामलों में हम प्रकरण को तत्काल रजिस्टर तो करते हैं। रजिस्टर करने के बाद में उस पर आगे कार्रवाई के लिए फिर निर्णय लिया जाएगा।
अध्ययन पश्चात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 18 साल से अधिक के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि शनिवार को वैक्सीन की एक खेप मुंबई से रायपुर पहुंच रही है, जिसका इस्तेमाल 18 से 44 साल के बीच के युवाओं के वैक्सीनेशन में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की 1,41,420 डोज शनिवार दोपहर करीब 12 बजे रायपुर पहुंचेगी, जिसके बाद से इसे स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर लाया जाएगा। वहां से मांग के अनुसार इसे जिलों को सप्लाई किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 मई को वैक्सीन की डोज आई थी। लंबे समय से वैक्सीन न होने की वजह से 18 साल से अधिक के युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था। अब वैक्सीन आने के बाद हितग्राहियों का टीकाकरण हो सकेगा। शहर के बाहर बाईपास या रिंग रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि शहर के भीतर से ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सके और बड़े वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। रायपुर शहर में इंडस्ट्रियल एरिया के पास पहले रिंग रोड बनाया गया, लेकिन तेजी से बढ़ते शहर के साथ रिंग रोड पर अब ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। इसे कम करने के लिए सिलतरा से टाटीबंध चौक तक नया बाईपास रोड बनाया गया, लेकिन बाईपास के मिडवे में एंट्री एग्जिट न होने से इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी हाईवे के निर्माण में उसमें मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट इसलिए दिया जाता है ताकि उससे लगे गांव और इंडस्ट्रियल एरिया में वाहनों के मूवमेंट में आसानी हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे हाईवे का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। रायपुर में पिछले 5-6 सालों में काफी औद्योगिकरण हुआ है, खासकर सिलतरा, मेटल पार्क या फिर बोरझरा, बेंद्री, उरला जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी है। इस क्षेत्र के प्लांट्स में रोज करीब 10 से 12 हजार मीट्रिक टन कच्चा माल आता है। लगभग 5 से 6 हजार मीट्रिक टन तैयार माल जाता है। लगभग 1800 से 2000 बड़े ट्रक रोज आते जाते हैं। ये सभी वाहन बिलासपुर और दुर्ग की ओर से आते हैं। बिलासपुर की तरफ से आने वाले वाहन बिरगांव, उरला होकर आते हैं। दुर्ग, भिलाई से आने वाले वाहन सरोरा, उरला होकर आते हैं। उस इलाके में लगभग 5 से 6 बड़े गांव और 10 से 12 स्कूल हैं। कुल करीब 3 लाख लोग इस इलाके में रहते हैं। बड़ी गाड़ियों के आने जाने से इन गांवों में धूल उड़ती रहती है। इससे लाखों लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है। ये यहाँ पे जो गाड़ी चल रहा है उसको आगे से बाईपास रोड बनाए तो उससे निजात मिलेगी हम लोगों को। यहाँ पे सड़क की दुर्घटना इतनी है कि हमारे आसपास के बच्चे खेलते हैं और गाड़ी मोटर चलती है, इतनी समस्या होती है कि हमारा जीना हराम हो गया। हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या होती है आने जाने में, रोड पार करने में। बच्चे लोग को इधर उधर भेज भी नहीं सकते। अगर इमरजेंसी में कहीं जाना हुआ, इमरजेंसी में जाने के लिए यहाँ पर जब गाड़ियों का जाम लग जाता है घंटों घंटों तक खत्म नहीं होता। हाईवे निर्माण और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े लोगों के मुताबिक अगर इस नए बाईपास पर एक मिडवे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना दिया जाए तो इन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके लिए कोई बड़ी राशि भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 900 मीटर की एक सर्विस रोड से लाखों लोगों की मुसीबत खत्म हो सकती है। मुश्किल से 900 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास का ये सर्विस रोड बनना है, बट इससे फ़ायदा बहुत लोगों को होगा। एक तो ट्रैफिक का दबाव कम पड़ेगा चौक पे जो है, और दूसरा जो रिहायशी एरिया है जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ या लोडेड गाड़ियाँ, ट्रकें चलती हैं, उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा। इस नए बाईपास मार्ग में उरला बेंद्री मार्ग पर एक मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट बनने से उरला बिरगांव और उरला सरोरा मार्ग से न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि समय और ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण भी घटेगा। हाईवे के किसी भी प्रोजेक्ट को 4 से 7% ट्रैफिक के दबाव प्रति वर्ष बढ़ोतरी के ध्यान में रखते हुए आने वाले 30 से 40 साल के लिए बनाया जाता है। ऐसे में सिलतरा टाटीबंध के बीच बने इस नए बाईपास पर यदि सही तरीके से प्लानिंग नहीं की गई तो 3-4 सालों में ही यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याओं के साथ ही लोगों की मुसीबतें और बढ़ेंगी। यहाँ कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां PHE कार्यपालन अभियंता सुरेश चंद्रा पर कार्रवाई की गाज गिरी है। ईडी ने अटैच की 1,72,00,000 रुपए की संपत्ति। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। तहसीन, किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, ये ईडी ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। PHE डिपार्टमेंट के कार्यपालन अभियंता है सुरेश चंद्रा, उनकी उन पे पिछले दिनों एक रेड कार्रवाई की गई थी। उसके बाद जो है जांच चल रही थी और उसके बाद जब
उसमें जब जांच की गई, जांच में पाया गया कि आय से अधिक संपत्ति उसमें उनकी अवैध तरीके से ली गई है। तो उसके बाद जो है ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है कि उनकी 1,72,00,000 की संपत्ति को अटैच किया है। इस बात की जानकारी जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स एनफोर्समेंट के अधिकृत ट्विटर हैंडल से ये उन्होंने दी है। और जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई, बताया जा रहा है कि ये जो चंद्रा है, सुरेश चंद्रा, ये 92-93 बैच के इंजीनियर हैं और इन पे एक बड़ी कार्रवाई की गई थी पिछले दिनों। और उसके बाद जो है आज ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी जो संपत्ति है 1,72,00,000 की, उसको अटैच कर लिया है। जी चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहसीन। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएचई कार्यपालन अभियंता सुरेश चंद्रा पर कार्रवाई की गाज गिरी है। ईडी ने 1,72,00,000 रुपए की उनकी संपत्ति अटैच की है। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।